अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा है। आपको खुशामदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम न्यूज़ प्लस में। आज की तारीख का और आज के दिन की जो सबसे बड़ी खबर ये रही कि हुकूमत जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ केस हार गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सीनियर जज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ जो सदारती रेफरेंस है उसको कलअदम करार दिया और कलअदम करार देते हुए उनकी दरख्वास्त को मंजूर कर लिया है। अदालत उज़्मा में जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 10 रुकनी फुल कोर्ट ने सदारती रेफरेंस के खिलाफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की दरख्वास्त पर समाअत की। फुल कोर्ट के दीगर अराकीन में जस्टिस मकबूल बाक़िर, जस्टिस मंजूर अहमद मलिक, जस्टिस फैसल अरब, जस्टिस मजहर आलम खान, जस्टिस सज्जाद अली शाह, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस काजी अमीन शामिल थे। ये मामला गुज़श्ता साल मई से रवां साल जून तक तकरीबन 13 माह तक चला, जहां सुप्रीम कोर्ट में इस केस की 40 से ज़्यादा समाअतें हुई। इस दौरान एक अटॉर्नी जनरल ने जजेस से मुतालिक बयान पर ना सिर्फ इस्तीफ़ा दिया बल्कि फ़रोग़ नसीम भी केस में हुकूमत की नुमाइंदगी करने के लिए वज़ीर क़ानून के ओहदे से मुस्ताफ़ी हुए। यही नहीं बल्कि ये केस तारीख़ी लिहाज से इसलिए भी अहम रहा क्योंकि इसमें तारीख़ में पहली मरतबा सुप्रीम कोर्ट के हाज़िर सर्विस जज जस्टिस ईसा अदालत में खुद पेश हुए। दौरान समाअत जस्टिस ईसा के वकील मुनीर मलिक ने हुकूमती वकील फ़रोग़ नसीम के दलाइल मुकम्मल होने पर जवाबुल जवाब दिया, जिसके बाद आज केस का फैसला 4 बजे के करीब फैसला महफूज किया गया और फिर 4 बजे के बाद फिर इसे जारी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी फुल कोर्ट के सरबराह जस्टिस उमर अता बिंदियाल ने इब्तदाई तौर पर मुख्तसर फैसला सुनाया और फिर बाद अज़ा मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी किया, जिसमें 3 जजेस ने अक्सरियत फैसले से इख्तलाफ में इजाफी नोट लिखा। अदालत उज़्मा ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ जारी किया गया शो कोज़ नोटिस भी मनसूख कर दिया। यह भी मजीद के अदालत की जानिब से यह हुक्म दिया गया कि FBI 7 रोज में जस्टिस ईसा की अहलिया को नोटिस जारी करे। नोटिस हर प्रॉपर्टी का अलग अलग भिजवाया जाए। साथ ही अदालत ने नोटिस जस्टिस ईसा की सरकारी रिहाइशगाह के पते पर भिजवाया जाए ये कहा और FBI मामले को इल्तिवा में न डाले। फैसले में यह कहा गया कि कानून की कार्रवाई बनती तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मिजाज होगी। चेयरमैन FBI अपने दस्तखत से रिपोर्ट रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएं। आपको याद होगा कि गुज़श्ता बरस मई में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ दायर किए गए रेफरेंस में इल्ज़ाम लगाया गया था कि उन्होंने 2011 से 2015 के दरमियान लंदन में लीज पर अपनी अहलिया और बच्चों के नाम पर जायदादें हासिल की थी, लेकिन उन्हें टैक्स गोशवारों में जाहिर नहीं किया था। उसके बाद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने इल्ज़ामात का मुकाबला करते हुए कहा था कि वो बराह रास्त या बिलवास्ता फ्लैट्स के बेनिफिशियल ऑनर नहीं है। इस दरख्वास्त के जरिए जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने सुप्रीम कोर्ट में इस्तदा की थी कि कुछ ताकतें उन्हें किसी न किसी तरीके से आईनी ओहदे से हटाना चाहती हैं, जबकि सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने उनके खिलाफ रेफरेंस दायर करने से कबल अपनी आज़ादाना राय कायम नहीं की थी। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा था कि वज़ीर आज़म, वज़ीर क़ानून, अटॉर्नी जनरल और ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 116B को तोड़ मरोड़ कर पेश किया था और गलती से उसे उनकी अहलिया और बच्चों पर लागू कर दिया था, जबकि इस कानून का इत्तलाक सिर्फ मुनहसिर अहलिया और उन बच्चों पर इत्तलाक होता है जो छोटे हों और वालिद पर इन्हिसार करते हों। दरख्वास्त में दावा किया गया था कि सरकारी एजेंसियों बशमूल FIA ने खुफिया तौर पर दरख्वास्त गुजार और उनके ख़ानदान के खिलाफ आइन के आर्टिकल 4 और 14 की वाज़ेह खिलाफ वर्जी करते हुए मालूमात हासिल की और उन्हें तहकीकात से मुतालिक एतमाद में नहीं लिया गया और ना ही उन्हें जवाब देने का कोई मौका फराहम किया गया। जस्टिस काजी ईसा ने अदालत से दरख्वास्त की थी कि हुकूमत की जानिब से उनके ख़ानदान की जायदादों की तहकीकात के लिए जो तश्कील करदा असासा जात रिकवरी यूनिट है उसको गैर कानूनी करार दिया जाए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि मेरे और उनके अहले खाना के खिलाफ तहकीकात गैर कानूनी है। इस मामले पर गुज़श्ता रोज़ हुकूमती वकील फ़रोग़ नसीम ने अपने दलाइल मुकम्मल किए थे, जिस पर अदालत ने उनसे तहरीरी मारूज़ात जमा करवाने का कहा था, जबकि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया ने भी वीडियो लिंक के जरिए अपना बयान रिकॉर्ड करवाया था। कुछ चीदा पॉइंट्स मैंने आपको बताए, कुछ आपको हिस्ट्री बताई। आज का जो मुख्तसर तहरीरी फैसला है वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं कि अदालती फैसले में कहा गया है कि 2019 का रेफरेंस एक कानूनी हैसियत नहीं रखता और उसे कलअदम करार दिया जाता है। लिहाजा इसके नतीजे में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दरख्वास्त गुजार के खिलाफ CP 2019/17 में ज़ेर इल्तिवा कार्रवाई बशमूल 17/7/2019 को उन्हें जारी किया गया शो कोर्स भी मनसूख हो गया है। जस्टिस याहिया आफरीदी ने CP 2019/17 को मुस्तरद कर दिया और पैरा नंबर 1 में बयान की गई दीगर दरख्वास्तों को भी खारिज कर दिया।
जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस मंजूर अहमद मलिक, जस्टिस फैसल अरब, जस्टिस मजहर आलम खान मियां खेल, जस्टिस सज्जाद अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन अहमद ने अदालती हुक्म में जो पैरा 4 से 11 तक हैं ये अहकाम जारी किए। ये हुक्म जारी होने के 7 रोज़ के अंदर इनलैंड रेवेन्यू के मुतल्लिका कमिश्नर को खुद और ब्रैकेट में है और मुख्तदर इख्तियारात इस्तेमाल करने वाले दीगर कुछ अफसरान नहीं को इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत दरख्वास्त गुजार की अहलिया और बच्चों की को मुनासिब नोटिस जारी करने होंगे ताकि वो फंड्स की नौयत और ज़राए से मुतालिक वजाहत कर सके। हर जायदाद की अलग-अलग ये ब्रैकेट में लिखा है, जिसके तहत बरतानिया में 3 जायदादें हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन है जो उनकी अहलिया और बच्चों के नाम पर हासिल की गई थी। इस हुक्म की तारीख तक 2001 ऑर्डिनेंस के तहत इस हवाले से फरीकैन को जारी किए गए कोई नोटिस या इन अफराद की जायदादों से मुताल्लिक कार्रवाइयाँ की जाने वाली जो कार्रवाइयाँ हैं या तजवीज़ की गई हों या की गई हों इस हुक्मनामे के साथ ही ख़त्म हो जाएंगी। मजीद इसमें कहा गया कि नोटिस इस्लामाबाद में दरख्वास्त गुजार की ऑफिशियल रिहाइशगाह पर कोरियर सर्विस या दीगर ऐसे जराए के जरिए जिसे मुनासिब समझा जारी किए जाए। हुक्मनामे के मुताबिक फरीकैन नोटिस के जवाबात किसी मवाद और रिकॉर्ड या जो मुनासिब समझे उनके साथ जमा करवा दें। अगर इनमें से कोई मुल्क से बाहर हो तो ये उस शख्स की जिम्मेदारी होगी कि वक्त पर जवाब जमा कराए और कमिश्नर के सामने कार्रवाई को किसी ऐसे शख्स की पाकिस्तान में अदम मौजूदगी की बिना पर मुलतवी या ताखीर का शिकार नहीं किया जाएगा। फिर यह भी कि जवाबात जमा होने पर अगर मुदई की जानिब से वजाहत के लिए इजाफी दस्तावेजात या रिकॉर्ड जमा कराया जाता है तो कमिश्नर मुदई को ज़ाती तौर पर या नुमाइंदा ऑब्लीग वकील के जरिए समाअत का मौका देगा और 2001 के ऑर्डिनेंस के मुताबिक हुक्म जारी करेगा। नोटिस मौसूल होने के बाद कमिश्नर 60 दिन के अंदर अंदर उन्होंने ये बड़ा पॉइंट है, उसकी लिमिटेशन भी करार दी कि अंदर समाअत मुकम्मल करेगा और वसूली के 75 दिनों बाद तकरीबन 2.5 महीने बाद के अंदर हुक्म जारी करेगा और मज़कूरा वक्त में कोई इल्तवा या तोसी नहीं होगी। ये ऑर्डर का हिस्सा है। कमिश्नर की जानिब से अहकाम जारी होने के 7 रोज़ के अंदर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी FBR के चेयरमैन मसाद से मुतालिक अपने दस्तखत शुदा रिपोर्ट अपने सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी के जरिए कौंसिल में जमा कराएंगे और सेक्रेटरी रिपोर्ट को कौंसिल के चेयरमैन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने रखेंगे, जो मुनासिब अंदाज में अगर दरख्वास्त गुजार से मुतालिक कौंसिल कुछ तयन करे तो रिपोर्ट को जायज़े कार्रवाई हुक्म या समाअत के लिए कौंसिल के सामने पेश करेगी। अगर कौंसिल की जानिब से कोई कार्रवाई का हुक्म या हिदायत दी जाती है तो आइन के आर्टिकल 209 के तहत आज खुद नोटिस का दायरा कार इस्तेमाल करेगी। अगर अदालती हुक्म के 100 रोज़ के अंदर सेक्रेटरी को चेयरमैन FBR से कोई रिपोर्ट नहीं मिली तो वो इसकी इत्तला कौंसिल के चेयरमैन को देंगे और अगर उन्हें हिदायत की गई कि वो चेयरमैन FBR को खत लिखकर रिपोर्ट ना भेजने से मुतालिक वजाहत तलब करेंगे। अगर जवाब में रिपोर्ट भेज दी जाती है तो मामला पैराग्राफ 9 के मुताबिक आगे बढ़ेगा, लेकिन अगर जवाब में रिपोर्ट नहीं भेजी जाती या जवाब ही मौसूल नहीं होता तो सेक्रेटरी मामला कौंसिल के चेयरमैन के इल्म में लाएंगे, जो गौर व फिक्र हुक्म या कार्रवाई के लिए मामला कौंसिल के सामने पेश करने की हिदायत कर सकते हैं। किसी भी शकूक व शुबहात के खात्मे के लिए वाज़ेह किया जाता है कि यहां 2001 ऑर्डिनेंस के तहत की जाने वाली कोई भी कार्रवाई पर एक तरफ गौर किया गया और दूसरी तरफ पैरा 9 और 10 में कौंसिल के सामने किया गया, दोनों एक दूसरे से अलग हैं। इस हुक्मनामे में शामिल कोई चीज़ 2001 ऑर्डिनेंस के तहत किसी फरीक के अपील के हक को मुतासर या इससे तासुब नहीं करेगी अगर वो कमिश्नर की जानिब से किए गए फैसले जो शायद हो सकता है, ब्रैकेट में ये भी लिखा है, या कोई हुक्म या किसी अपीलेट मरहले में किए गए फैसले से गमजदा हो, ऐसे किसी भी अपील का फैसला 2001 ऑर्डिनेंस के तहत मेरिट पर किया जाए। इसके साथ कौंसिल में पेश किए गए किसी मामले पर उसकी जानिब से किसी अपील के दायर होने या ज़ेर इल्तिवा होने से मुतासिर नहीं होगा। ताहम अगर कौंसिल मुनासिब समझे तो ऐसे एपलेट कार्रवाइयों या ऑर्डर्स, फैसलों या नोटिस या कौंसिल में सिर्फ पेश किए गए मामलों के लिए ऐसे ऑर्डर्स दे सकती है, इससे हवाला दे सकती है। नोट में यह भी लिखा है, अदालत के मुख्तसर तहरीर फैसले में जस्टिस मकबूल बाकिर, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याया अफरीदी ने इजाफी नोट लिखा है। नोट में लिखा गया है कि बाद में रिकॉर्ड होने वाली वजूहात और किसी भी तरह अपने दायरा इख्तियार को महदूद किए बगैर तफसीली फैसले में मुनासिब डेक्लेरेशन और हिदायत को मुनासिब तौर पर वसअत देने या दर्ज झैल मौजूद पैरा 15 को मुनासिब करार दिए बगैर हम मज़कूरा दरख्वास्त को बरकरार रखते हैं और इसकी इजाज़त देते हैं। और इस्लामी का एक नतीजा यह भी है कि सदर ममलिकत की जानिब से दरख्वास्त गुजार यानी जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ दायर रेफरेंस कालदम है, जबकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से जारी शोकोज नोटिस मनसूख कर दिए गए हैं। कुछ और भी इसमें चीज़ें मंदरजात हैं, ये मैंने आपके सामने कुछ गोश गुजार किए हैं चीज़ें। हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है। असनात मलिक साहब सीनियर सहाफ़ी अदालती अमूर मेरे साथ होंगे, बैरिस्टर शहरियार रियाज माहिर आइनी और कानूनी अमूर वो मेरे साथ होंगे, जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब माहिर आइनी और कानूनी अमूर हमारे साथ होंगे, क्योंकि मामला अब तक के लिए FBR में चला गया है और अगर FBR इस इन्वेस्टिगेशन में ये करती है कि किसी न किसी तरह से जस्टिस काजी फाइज ईसा का लिंक बनता है
या वो किसी ना किसी तरीके से इसके साथ जुड़ते हैं, तो फिर ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जा सकता है। इसके लिए चूंकि एफबीआर फैक्टर है, इसके लिए डॉक्टर इकरामुल हक साहब भी मुझे ज्वाइन करेंगे, माहिर मुआशी और टैक्स अमूर हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हसनात मलिक साहब, सीनियर सहाफ़ी अदालती अमूर, बैरिस्टर शहरियार रियाज, माहिर आइनी और कानूनी अमूर, जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब, माहिर आइनी और कानूनी अमूर, रिटायर्ड जस्टिस हैं, और साथ में डॉक्टर इकरामुल हक, माहिर मुआशी और टैक्स अमूर मेरे साथ मौजूद हैं। हसनात मलिक साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आता हूँ। रिपोर्ट कीजिएगा कि आज जो सूरत हाल बनी, उसके बाद मुख्तलिफ जावियों के ऊपर मुख्तलिफ तज्जिए भी होते रहे, मुख्तलिफ वकला ने कमेंट भी किए। ये फैसला आज सारा दिन क्या हुआ? आज फ़रोख नसीम साहब ने कोई एक एनवलप भी दिया, मतलब उसमें कुछ एविडेंसेस भी थे। आज क्या हुआ सारी हेयरिंग में? रिबटल ही हुई है, यानी पटिशनर साइड जस्टिस काजी फाइसा के वकील और सुपीरियर बार के रजा रब्बानी, हामिद खान और इफ्तिखार गिलानी, इन्होंने अपने अपने जो है वो दलाइल दिए, मुख्तसर दलाइल थे। उसके बाद 11:30 बजे फैसला रिजर्व हो गया और उसके बाद ये 4:15 बजे फैसला सुनाया गया। तो आज तो यही हुआ, फ़रोख नसीम साहब ने नहीं दिए, वो एफबीआर की तरफ से जो टैक्स रिटर्न का रिकॉर्ड था, जो जस्टिस काजी फाइसा की बीवी के, वो पेश किया गया। तो वो भी उन्होंने अदालत ने सील एनवेलप में उसी तरह रख दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमने एग्जामन नहीं करना, ये वही एग्जामन करेंगे जिनके सामने वो पेश होंगी। ठीक, इसका कोई तफसीली फैसला भी आना है? जी बिल्कुल, तफसीली फैसला आना है। ये तो शॉर्ट ऑर्डर है, मतलब किसी की रीजन नहीं है अभी तक, ये भी नहीं पता, इसमें एक लाइन तक नहीं है कि किस ग्राउंड पे जो है वो रेफरेंस क्वैश हुआ है। मजे की बात है, ये बड़ा मतलब एक अनहोनी चीज हमारे लिए है कि इस दफा एक लाइन तक नहीं है कि रेफरेंस ये कोई चीज होती है, कोई लॉ अमूमन होता है ना कि ये लॉ अल्ट्रा वायलेट डिक्लेयर कर रहे हैं तो ये इलीगल है, या ये को मेन किसी कॉन्स्टिट्यूशन की किसी से शिक के जो है वो नहीं उससे मुताबिक रखता है, जो भी। लेकिन इसमें आज की ऑर्डर में देखा कि सिंपल क्वाशमेंट है, कहीं कोई रीजन नहीं है कि क्या क्यों बदनीति है। कहीं कभी इस मामले में गवर्नमेंट ठीक कह रही है कि कोई उन पे नहीं है कि जी बदनीति की वजह से रेफरेंस क्वैश हुआ है, या कोई सुकमत कानूनी जो नहीं पूरी हुई है जिसकी वजह से रेफरेंस क्वैश हुआ, तो ये कोई चीज सामने नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि अब मामला यानी अब मामला एफबीआर की तरफ ट्रांसफर हुआ है और जो रेफरेंसेस हैं वो कलदम शोकस नोटिस खत्म। अब मामला एफबीआर अगर उसमें किसी तरह से लिंक जुड़ता है जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का, तो फिर वापस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आ सकता है, ये तय हुआ है आज। बिल्कुल, और मेरा ख्याल है ये फैसला अगर हर बंदे की अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन, लेकिन जो ज्यादा कानून को समझते हैं और जो चीजों को देखते हैं बारीक बीनी से, तो वो तो कहते हैं कि ये फैसला जो है जस्टिस काजी फाइसा के हक में नहीं है, ये गवर्नमेंट के हक में है। और गवर्नमेंट जो है गो कि उनकी जो रेफरेंस था जिसमें कानूनी सकम थे वो तो क्वैश हो गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन पार्टियों के खिलाफ भी फैसला दे दिया जो उनके सामने नहीं थे, यानी जस्टिस काजी फाइसा की बीवी, उनके बच्चे। अब उनकी एक टाइम लाइन भी दे दी कि इन दिनों में आपने एफबीआर में 7 दिन में नोटिस होना है, इतने दिनों में प्रोसीडिंग कवर करनी है। अब और तीसरी बात यह है कि आम आदमी, अभी डॉक्टर साहब बैठे हैं कि आपको पता है 6 साल से ज्यादा को मैटर हो जाए टैक्स का, तो उसमें ये भी होता है कि क्या वो टाइम बार है या नहीं है। लेकिन इसमें अब सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है कि जी अब मतलब ये कोई इस किस्म का नहीं हो। आम आदमी होता तो वो उसमें किसी जगह उसको चैलेंज कर देता नोटिस और वो कोई रेमेडी ले लेता, लेकिन अब ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। अब गो कि उन्होंने कहा है कि वो सारे लीगल रेमेडी ले सकते हैं इनकम टैक्स के साथ, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो बहुत मुश्किल होगा कि उनको एपिलेट अथॉरिटी की तरफ से कोई रेमेडी मिले। और फिर ये है कि जी वो जो एफबीआर है वो रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में देगी, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल इसको कंसिडर करेगी और सोर्स बताएं। तो मेरा ख्याल है कि ये अब इसको आप इसी तरह करें जिस तरह पनामा गेट में 20 अप्रैल का फैसला आया था तो पीएमएलएन के वर्कर्स ने मिठाई बांटी थी, लेकिन जब जो ही जीआईटी ने काम शुरू किया तो फिर पता चला कि क्या। तो यहाँ भी आप ये नहीं कह सकते कि ये जो फैसला है ये जस्टिस काजी फाइसा
के लिए, क्योंकि ये इसका पता तो 2 महीने बाद चलेगा कि इसकी कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे। लेकिन ये मुताबिकत वही लग रही है जिस तरह पनामा की GIT बनी थी और 20 अप्रैल में 3 जजेस ने मामला GIT को भेज दिया था। तो यहाँ भी एक टाइमलाइन दी गई है। हालांकि जो माइनॉरिटी व्यू है, वो जो 3 जजेस हैं, उन्होंने ये कहा, उन्होंने सिंपल जो है ख्वाहिश करके मामला जो है इस तरह का दिया कि यानी एग्जीक्यूटिव जो अथॉरिटीज हैं वो लीगली जो भी कानूनी डिसीजन ले सके। ठीक है हसनाद साहब, मैं एक मिनट रुकिएगा, मैं बैरिस्टर शहरयार साहब की तरफ जाना चाह रहा हूँ। अब सॉरी बैर साहब, आपको वेट करना पड़ा, हम चूंकि सारी डिटेल्स को बता रहे थे। इस पूरे केस को आपने क्या समझा है? इस केस के चीदा चीदा निकात क्या है, पॉइंट्स क्या है इसमें, और इसमें जो क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं वो क्या है बैर साहब? जी अस्सलाम वालेकुम जी। एक तो आई एग्री विद हसनाद साहब असेसमेंट, उन्होंने बड़ा एक अच्छा एक्सप्लेनेशन दी है और अच्छा पूरी तरह एक्सप्लेन कर दिया है जो मेन ब्रीफ है आज के फैसले का। और आपने ठीक कहा कि ये बड़ा एक तारीखी केस था और आज का फैसला भी बहुत बड़ा है, लेकिन शायद इस फैसले को तारीखी नहीं कहा जा सकता। सद एहतरामन, मैं तो कानून सीखता हूँ ये फैसले ही पढ़ के, लेकिन कुछ डायरेक्शंस जो हैं with all due respect and deference to the bench वो काफी प्रॉब्लमैटिक हैं जी। और काजी साहब का रेफरेंस, जस्टिस काजी फाइज ईसा का रेफरेंस तो कलअदम करार दे दिया गया है, तो आज एज वी स्पीक ही स्टैंड्स विंडिकेटेड, उनके खिलाफ कोई लीगल चार्ज नहीं है। लेकिन साथ ही कुछ ऐसी डायरेक्शंस दे दी गई हैं बेंच ने जो FBR से मुतल्लिक हैं जो काफी प्रॉब्लमैटिक है। जैसे हसनाद साहब भी बता रहे थे कि अभी तक हमें ग्राउंड्स नहीं पता चले, इसमें रेफरेंस को क्वाश करने के लिमिटेड ग्राउंड्स ही थे सुप्रीम कोर्ट के सामने। या तो वो मेलाफाइडी थी, बदनीयती जिसको कहते हैं, या वो विदाउट जुरिस्डिक्शन थी। ठीक है, अगर ये बदनीयती के ऊपर ये डिटेल्ड जजमेंट में हम देखेंगे, लेकिन अगर ये डिटेल्ड जजमेंट में आता है कि बदनीयती के मबनी ये इकदाम था इसीलिए इसे कलअदम करार दिया गया है, तो फिर तो ये कुछ डायरेक्शंस अगेन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट काफी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक होंगी, क्योंकि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि बदनीयती थी, लेकिन उसी तरफ उसी हुकूमत की एक सब ब्रांच, एक सब डिपार्टमेंट, एक FBR जो एक लीगल आर्म है, एक डिपार्टमेंट है, आप उसको इख्तियार दे रहे हैं वही फैसला करने का। फिर दूसरा, इसमें जो पॉजिटिव्स हैं वो भी बात करनी चाहिए। एक तो कलअदम करार दिया गया है, तो दैट इज अ बिग पॉजिटिव। सेकेंडली, जो इनकम टैक्स के ऑर्डिनेंस के तहत भी कार्रवाई जो होगी वो काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ नहीं होगी। जस्टिस काजी साहब का नाम कहीं नहीं आ रहा FBR के सामने, उनकी अहलिया और बच्चों से मुतल्लिक प्रोसीडिंग्स होगी। अगर कुछ उन प्रोसीडिंग्स के दौरान ऐसी कोई इंफॉर्मेशन आती है जो उनसे मुतल्लिक हो, तब ही उनका रोल आएगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, साथ ही एक कॉन्ट्रडिक्टरी बात अगेन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से मुतल्लिक की गई है। एक तरफ तो कहा गया है कि सो मोटो जुरिस्डिक्शन होगी, उसको नोटिस ले सकती है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, लेकिन अगर हम ऑर्डर को पढ़ें जो शॉर्ट ऑर्डर मेजॉरिटी व्यू है, उसमें कंस्ट्रेन कर दिया गया है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की भी सो मोटो जुरिस्डिक्शन को इस हद तक रेगुलेट कर दिया गया है कि कह दिया गया है कि आपने कंसिडर करना है। तो अगर कंसिडर उन पर लाजिम है करना once the report of FBR comes, तो फिर शायद वो सो मोटो जुरिस्डिक्शन नहीं रह जाएगी, वो तो उनको लिए भी डायरेक्शन हो जाएगी। तो उस लिहाज से भी ये एक प्रॉब्लमैटिक बात है। और ये मामला आपने पूछा था कि इसका बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड तो बहुत दिलचस्प है। काजी साहब जो सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर तरीन जजेस में से आते हैं, उनका भी बैकग्राउंड देखना चाहिए। अ मैन known for his unimpeachable integrity and knowledge, उनके खिलाफ ये इल्जाम था, लेकिन ठीक है वो भी जवाब दिए हैं और उन्होंने जवाब दिया। जो जवाब है वो बड़ा दिलचस्प है। उनकी एहलिया का जो जवाब है, आई थिंक एक लाइन में वो केस खत्म कर देता है। कोई 7 से 7.5 लाख पाउंड से मुतल्लिक ये 3 प्रॉपर्टीज हैं जो खरीदी गई 2004 से 2013 के बीच में, और ये जो इसकी अमाउंट है उनकी एहलिया ने एक बैंकिंग ट्रांजैक्शन से शो कर दिया कि ये अमाउंट उनके पास 2004 में उनके जराए से 2004 में उनके बैंक अकाउंट से फॉरेन अकाउंट से ट्रांसफर हुई। ये इसके लिए कोई ऑफशोर कंपनी का सहारा नहीं लिया गया, कोई ऐसे शैम ट्रस्ट का सहारा नहीं लिया गया जो हम बाकी केसेस में देखते हैं। उनकी अपने नाम से ट्रांसफर हुआ। उसके बावजूद ये एक बड़ी दिलचस्प बात है कि 2004 में 7,000 पाउंड
7 लाख पाउंड मौजूद थे जिनसे ये प्रॉपर्टीज खरीदी गई, और तब उस वक्त जस्टिस काजी फाइज ईसा वाज नॉट अ जज ऑफ द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट। उस वक्त वकील थे। ये नहीं समझ आ रहा कि अगर इल्जाम दुरुस्त भी हो मिस डिक्लेरेशन का, तो हाउ इज इट अ मैटर ऑफ मिसकंडक्ट? वो तो जज ही नहीं थे। तो इस बात पे भी एफबीआर को भेजना, चले एफबीआर की हद तक तो उनकी एहलिया का मामला समझ भी आती है, लेकिन सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को इन्वॉल्व करना, ये एक हाईली, अगेन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, एक हाईली प्रॉब्लमैटिक बात लग रही है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन भाई साहब, क्या असलब इसका मतलब ये लिया जाए कि अब इस फैसले के बाद, इस ऑर्डर के बाद इस केस से जस्टिस काजी फाइज ईसा अलग हो गए हैं? जी, इनकम टैक्स रिलेटेड मामले में तो उस हद तक कहा जा सकता है, क्योंकि वो ना रिस्पोंडेंट होंगे, और उन प्रोसीडिंग्स में अगर उनसे मुतल्लिक नहीं बात आती, कोई ऐसी बेनामी ट्रांजैक्शन के मुतल्लिक बात नहीं आती जो आते हुए नजर नहीं आ रही, ना ही रिकॉर्ड से, ना ही उनके बैकग्राउंड से, ना ही प्रोसीडिंग से, ये तो बिल्कुल क्लियर है। लेकिन आप लीगली पूछ रहे हैं तो उस लिहाज से एफबीआर की प्रोसीडिंग्स में तो नहीं है। लेकिन जब बदनीयती की बात हो रही है, जब एफबीआर इज इन कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट पे इल्जाम लग रहा है बदनीयती का, तो फिर अगर उनको आप उनकी राय को इतनी संजीदगी से लेंगे कि उनकी रिपोर्ट पे लाजिम होगा कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने भी कंसिडर करना है, तो यहाँ फिर मामला थोड़ा सा सारा मध्यम हो जाता है। एक तारीखी फैसला जो हो सकता था कि कलअदम रेफरेंस कलअदम करार दिया गया है, उसको इन डायरेक्शंस ने ही मध्यम कर दिया, उसकी रोशनी को मध्यम कर दिया है, क्योंकि अब वो कंफ्यूजन है। ये हम तवक्को करते हैं कि ये कंफ्यूजन जो है ये शायद क्लैरिफाई हो जाए डिटेल जजमेंट में, शायद हमारी समझने में कोई कोताही हुई है, ये तो उम्मीद करते हैं कि हम डिटेल जजमेंट में ये जवाब हमें मिल जाए। अच्छा मेरे साहब, एक और सवाल सिर्फ वो ये कि जब ये प्रॉपर्टीज खरीदी गई, ये तो तय है कि वो जज नहीं थे, क्या उनकी अहलिया जिन्होंने ये जगह खरीदी या ये प्रॉपर्टीज खरीदी, अगर सोर्स ऑफ इनकम की टेल या ट्रेल जैसे काजी फाइज ईसा साहब के उस दौर के साथ मिलती है, तो तब भी क्या लिंक जुड़ेगा जज साहब के साथ? जी, मैं आज दोबारा आइन का मुताला कर रहा था, आर्टिकल 209 जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से मुतल्लिक है, that speaks of a misconduct of a judge. Oh, yes. अब जज जब वो थे ही नहीं, तो वो उनका कॉन्डक्ट जज के कॉन्डक्ट से आप कैसे कर सकते हैं? इन एनी केस आई थिंक वो जो उनकी एहलिया ने जो स्टेटमेंट दी है वो इतनी डिटेल्ड, इतनी एलैबोरेट थी कि उन्होंने इन सारे सवालों के जवाब खुद ही दे दिए हैं। बट हैविंग सेड दैट, वो फिर भी एक कानूनी पॉइंट रहेगा कि आप इस मामले को जस्टिस साहब से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं when he wasn't even a judge at that time, और वो 7 लाख की अमाउंट पहले ही 2004 में उनके एलिया के फॉरेन बैंक अकाउंट में, फॉरेन अकाउंट में ऑफ लोकल बैंक अकाउंट मौजूद थी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं प्लीज लेकिन इसमें कानूनी सुकुम तो है। इस फैसले में जो पॉजिटिव है वो एक बहुत जो एक हाईलाइट करने की जरूरत है, बिकॉज बदनीयती की जब बात होती है, आपने एसिड रिकवरी यूनिट की भी बात की, उसमें शहजाद अकबर साहब का क्वेश्चनेबल लीगल रोल भी आता है। वो हम तवक्को करते हैं कि वो जो डिटेल जजमेंट में और ये जो पसे पर्दा जो अनासिर हैं जो नजर आते हैं, छुपते भी हैं और नजर आते भी हैं, वो उनके मुतल्लिक भी कोई ऐसी बात होनी चाहिए, बिकॉज दिस इज नॉट अ केस ऑफ एन इंडिविजुअल जज, दिस इज अ केस ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ये बहुत सीरियस केस है, और डिस्पाइट द रिजर्वेशन जो थोड़ी सी हमें हमारी नाकिस राय में लगी, प्रॉब्लमैटिक प्रोविजन है, द फैक्ट दैट द डिफरेंस हैज बीन क्वश्ड, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और इससे साबित होता है कि शायद हम बेबी स्टेप्स टुवर्ड्स डेमोक्रेटिक कंसोलिडेशन ले रहे हैं डिस्पाइट द प्रॉब्लमैटिक वो, क्योंकि शायद हर चीज अभी भी नहीं हो सकती, पसे पर्दा मैनेज नहीं होती, और ये इसीलिए कलअदम करार दे दिया गया है, व्हिच इज इटसेल्फ अ बिग डेवलपमेंट। ठीक, आप ये कह रहे हैं, द पॉइंट इज कि जनाब जिस सोर्सेज से ये इंफॉर्मेशंस कलेक्ट की गई इन प्रॉपर्टीज की, और जिन सोर्सेज के चाहे वो यूज़ हुए, एफआईए यूज़ हुआ, जिसका जिक्र खुद जैसे शाइक उस्मानी साहब, माफ़ कीजिएगा, जस्टिस काजी फाइज साहब करते हैं, वो सोर्सेज भी अब सामने आने चाहिए डिटेल जजमेंट में, ये बात भी सामने आनी चाहिए कि ये आपने कहाँ से ली, ये पॉइंट है। बिल्कुल, और उनकी क्या कानूनी पावर्स थी कि वो ऐसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज के प्रॉपर्टीज तलाश करते फिर रहे थे। ये एसेट रिकवरी यूनिट की तो
लीगल अथॉरिटी हाईली क्वेश्चनेबल है। फिर उनके जो ARU के हेड हैं, जो मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, ना जो सर्विस ऑफ पाकिस्तान में हैं, ना वो इलेक्टेड मेंबर हैं, लेकिन वो मिनिस्टर भी बने हुए हैं, वो ARU के हेड भी हैं, उनका तो रोल हाईली क्वेश्चनेबल है। तो ये सारे सवालों के जवाब आने चाहिए, बिकॉज इट इज अगेन नॉट अबाउट जस्टिस काजी फाइज ईसा, ये किसी के साथ भी हो सकता है, और दिस इज अबाउट द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, और जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के साथ इंसाफ का असूल का ताल्लुक है। बिल्कुल, बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट, बहुत अच्छे, बहुत ही बेहतरीन पॉइंट्स आपने रेज किए हैं। तो डॉक्टर इकरामुल हक साहब, चूंकि अब मामला FB चला गया है, पॉइंट ये रेज हुआ है कि जब ये प्रॉपर्टीज खरीदी गई, जज साहब उस वक्त जज नहीं थे, उस वक्त वो वकील थे, तो क्या ये जुरिस्डिक्शन बनती है, ये एक सवाल है। अब चूंकि मामला FBR में चला गया है, उस वक्त जब वो वकील थे और तब ये प्रॉपर्टी खरीदी गई, बतौर जज अगर लिंक ना जुड़ा, तो इसके ऊपर जो FBR के कवानीन है वो क्या कहते हैं? जी, इनकम टैक्स के कवानीन तो वाज़ेह हैं। अगर ये मामला शुरू ना हुआ होता एक रेफरेंस के लिए, तो फिर तो हम कह सकते थे कि केसेस ऑलरेडी टाइम बार्ड हैं, क्योंकि 6 साल के बाद वहाँ कोई भी आप किसी का केस भी ओपन नहीं कर सकते हैं। मगर चूंकि वो कार्रवाई शुरू थी और उस कार्रवाई के शुरू होने में बीच में बहुत से ये मसाइल आ गए कि उस कार्रवाई को हुकूमत ने कंक्लूड किए बगैर ये अंदाज़ा लगा लिया, इन्फ्रेंस ड्रॉ कर लिया कि अगर किसी के नाम कोई प्रॉपर्टी निकल आए तो बस समझ लेना चाहिए कि वो जज साहब को भी डिक्लेयर करनी चाहिए थी अपने एसेट्स में। उन्होंने शायद उनको एक गवर्नमेंट सर्वेंट या पब्लिक ऑफिस की तरह से ट्रीट किया, जबकि जजेस जो होते हैं वो इन दोनों डेफिनेशंस में नहीं आते हैं, क्योंकि उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है और उनका जो कंडक्ट है उसका जो आज फैसले में आपने एक चीज़ नोट की है कि बड़ी वजाहत से 2 जजेस ने फरमाया है कि जो जज है वो ही उसके राइट्स हैं जो एक आम शख्स के हैं, यानी कि फंडामेंटल राइट्स, और उसकी ऑब्लिगेशंस भी उस लिहाज से ही डिटरमिन होती हैं। सो उनकी जो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ हम देख सकते हैं वो इनकम टैक्स के रिटर्न ही हो सकता है, क्योंकि वो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स की तरह या जो लोग इलेक्शन लड़ते हैं या गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं, उनको तो बाई फोर्स ऑफ लॉ बताने पड़ते हैं अपने स्पाउस के और अपने डिपेंडेंट्स के असास से। उसके पीछे कानूनी हैसियत है, जबकि यहाँ वो नहीं है। मगर उन्होंने ये जरूर कहा है कि कोई जज भी कानून से बालातर नहीं हो सकता। यानी यहाँ प्रॉब्लम ये आ गई थी कि हुकूमत की नाअहली तो अपनी जगह पे थी कि हुकूमत ने ये जो रेफरेंस बनाया उसकी क्वैशमेंट की, अब डिटेल विजन आएंगे तो देख लेंगे, मगर क्वैशमेंट इटसेल्फ इज शोइंग कि इसकी जो है कोर्ट इससे मुतमिन नहीं है कि ये रेफरेंस की जो तैयारी थी या जो रेफरेंस में मवाद है वो इस काबिल है कि उसको सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल देखे। वरना तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के पास अगर एक दफा मामला आ जाए तो वो खुद भी इंक्वायरी कर सकती है। 5B जो उसका सब क्लॉज है वो जाहिर करता है कि जरूरी नहीं होता कि उनके पास सारा मवाद आए, अगर प्राइमा फेसाई केस हो तो वो खुद भी इंक्वायरी कर सकते हैं। तो गोया कि यहाँ प्रॉब्लम यही आया कि चूँकि पूरी आपने देखा बार भी और जो थे बहुत सी दूसरी पार्टीज भी इसमें आ गई एज ए पिटिशनर, और उन्होंने इसको एक जुडिशरी पे हमला समझा कि दरअसल इसके पीछे जो है वो मकसद एक ऐसे जज को हटाना है जो गोया के उनके कुछ फैसलों पे लोगों को और कुछ जो है सेक्शंस को एतराज़ात हैं। डॉक्टर साहब मुझे एक और सवाल का जवाब दीजिएगा कि अब क्या FBR सिर्फ और सिर्फ मनी ट्रेल की, या ये प्रॉपर्टीज किसके नाम है या कैसे इनके पास पहुंची और इसके ऊपर जो रकूम मुंतकिली हुई वो कैसे हुई, सिर्फ जस्टिस साहब की अहलिया से पूछा जाएगा या इसमें जज साहब को भी बुलाया जा सकता है कि वो भी इसके बारे में अपनी राय दें? नहीं, देखिए बुनियादी तौर पर तो वो जज साहब के गोशवारों पे तो पहले भी कोई एतराज
एज सच नहीं किया गया था, बल्कि ये कहा गया था कि उनको बाय डिफॉल्ट अपनी अहलिया मोहतरमा और बच्चों के एहसास दिखाने चाहिए थे। अब ये इन्फ्रेंस जो है ये एक, मैं अर्ज कर रहा था कि एक मिसकंसेप्शन की बुनियाद पर है कि वो जज के ओहदे को इक्वेट कर रहे हैं सिविल सर्वेंट्स के साथ या पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के साथ। तो अगर किसी जज के बारे में ये ख्याल पैदा हो जाए कि उन्होंने अपने हिसाब से छुपाए, तो फिर बहुत ही कोई कंक्लूसिव एविडेंस देना पड़ेगा। ये तो नहीं सिर्फ कहा जा सकता कि चूंकि उन्होंने नहीं बताए तो उनकी अहलिया ने तो बताए थे। तो ये पाकिस्तान के इनकम टैक्स के कानून में दर्ज नहीं है कि आप एज ए फैमिली यूनिट अपने गोश्तवारे जमा करवाएंगे। जहां हस्बैंड एंड वाइफ इंडिपेंडेंट इनकम अर्न कर रहे हों तो वो अपने अलग-अलग गोश्तवारे जमा करवाते हैं। तो ये मुझे समझ नहीं आई कि कैसे काबिल लोग इस हुकूमत में शामिल हैं और कौन लोग जो हैं वो वजीर आज़म मोहतरम को ब्रीफ करते हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर वो प्रेसिडेंट को ऐसा रेफरेंस भेज देते हैं जिसको बुनियादी जो इनकम टैक्स के कवानीन की यानी बेसिस है वही पता। डॉक्टर साहब एक मिनट रुकिएगा, डॉक्टर साहब एक मिनट रुकिएगा जरा। बैरिस्टर शहरयार साहब, आप ये बड़ा बेहतरीन एक पॉइंट निकल आया है, इस पर कोई आप कमेंट देंगे? जी, वो डॉक्टर इकरामुल हक साहब से तो हम टैक्स सीखते हैं, तो उनका बिल्कुल ऑन द डॉट है द पॉइंट, और यही बात है। लेकिन इसके बावजूद एक बात नहीं समझ आई, वही मैं उसमें एक पॉइंट ऐड करूंगा कि आज एक चीज, अगेन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड आई एक्सपेक्ट कि शायद डिटेल जजमेंट में इस पे क्लैरिटी हो, लेकिन एक बात की समझ नहीं आई कि ये हम एक एग्जांपल में दे सकता हूँ क्रिमिनल जरिस्प्रूडेंस से कि कोई पिटिशनर अपने खिलाफ एफआईआर क्वाश कराने जाए और कोर्ट क्वाश कर दे एफआईआर, लेकिन साथ ही कह दे कि तफ्तीशी को कि आप तफ्तीश भी अपनी कंटिन्यू करें। तो ये जरा थोड़ी सी एनॉमलस सिचुएशन हो रही है कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से मुतालिक जो डायरेक्शन दी गई है ना, वो उस लिहाज से प्रॉब्लमैटिक है। जहां तक कि टैक्स की बात है, बिल्कुल जो उनकी लीगल रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, क्योंकि उनका पहले दिन से स्टांस यही था कि ये मेरे फंड से प्रॉपर्टी नहीं ओन की गई और ना ही मेरे बच्चे और बीवी डिपेंडेंट्स है मेरे, तो ही वाजंट अंडर एनी लीगल ऑब्लिगेशन। लेकिन जो मॉरल आर्गुमेंट है वो भी उनकी एहलिया ने आके थ्रू हर वीडियो स्टेटमेंट पूरी तरह एड्रेस कर दिया था, तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं थी। सही है। मैं शाकिर उस्मानी साहब के पास आना चाहता हूँ, उसके बाद मैं आपकी तरफ शहरयार साहब एक और क्वेश्चन रखना है। जैसा माजूद चाहता हूँ, बहुत देर के बाद आपको लिया, हमारे सीनियर है आप। इस केस के फैसले के बाद ये जो फैसला हुआ, क्या ये समझा जाए कि जो रेफरेंस बना था वो बेसिकली बदनीयती पर मबनी था बादियुन नजर में, ये समझा जाए? जैसा देखिए, ये तो बात शुरू से आया थी कि जो फाजिल साहब ने पिटीशन फाइल की, उनका कहना ये था कि भाई ठीक है, मेरी प्रॉपर्टीज तो हैं, मैं डिनाई तो नहीं कर रहा हूँ कि प्रॉपर्टीज नहीं है मेरी वाइफ की और मेरे बच्चों की, लेकिन उसका मेरे साथ कोई कनेक्शन नहीं है। वो यही कहते थे हमेशा, जब मेरे साथ कोई कनेक्शन नहीं है, मेरी बीवी ने अपनी प्रॉपर्टीज बनाई है, तो आप मुझको क्यों रेफरेंस, मेरे पर क्यों रेफरेंस फाइल कर रहे हैं? ये उनका केस था सारा। तो वो जब कोर्ट में लेके गए तो इतने अरसे तक चलता रहा केस, फाइनली अब जाके फैसला हुआ। तो जब कोर्ट ने एग्जामिन किया सारा केस, तो उनको ये पता चला कि ये सारा मामला तो टैक्स का मामला है। और जब उनकी बीवी जो हैं, उनकी अहलिया जो हैं, उन्होंने आकर के कोर्ट पे वो थ्रू वीडियो लिंक जब अपनी स्टेटमेंट दी और उन्होंने बताया कि वो खुद एम्प्लॉयड थी, वो खुद पैसे अर्न करती थी, खुद वो टैक्स फाइलर थी और उन्होंने अपने पैसे से बैंक के थ्रू पैसे ट्रांसफ़र किए और फ्लैट खरीदे अपने बच्चों के लिए, तो वो उनका और एफबीआर का मामला था। तो उनके हस्बैंड को क्यों पकड़ा? ये उनका सारा केस था। अब ये चीज़ जो 10 बेंच थे, उनको सारे 7 जो मेरे बेंच के मेंबर्स थे, उनको समझ में आ गई। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, रेफरेंस तो गया, ख़त्म हो गया, उसके तो कोई जवाब नहीं है रेफरेंस का। और जो नोटिस भेजी थी वो भी सब खत्म हो गई, शो कॉज नोटिस भी खत्म हो गई। अब मामला ये है कि ये यकीनन जरूर है अपनी जगह पर कि इनकी वाइफ के पास प्रॉपर्टीज हैं। अब देखना ये है कि वो कानूनी तौर से वो प्रॉपर्टीज सही हैं और उन्होंने बाकायदा जो रिटर्न भेजी थी वो रिटर्न भेजी थी या नहीं भेजी थी,
और डिक्लेरेशन दी थी कि नहीं दी थी, ये उनकी वाइफ का और FBI का मामला है। यानी अब ये शेख साहब सॉरी टू कट, यानी अब ये समझा जाए कि जस्टिस काजी फाइज ईसा अब इसमें इस केस के फरीक नहीं रहे हैं, अब मामला FBI में चला गया है और अब FBI में जो इन्वेस्टिगेशन होनी है उसमें भी जज साहब का कोई ताल्लुक नहीं है, लेना देना नहीं है। इज इट राइट? जी, अब वो फरीक नहीं रहे, अब उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कोई प्रोसीडिंग शुरू नहीं कर सकती। अब ये मामला उनकी वाइफ का और FBI का है और वो चलता रहेगा। वो नोटिस दिए उन्होंने, उसका जवाब देंगी वो। अगर FBI सेटिस्फाइड हो जाती है तो मामला ख़त्म हो जाता है, अगर FBI सेटिस्फाइड नहीं होती तो वो उनकी वाइफ के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, जो कानून के तहत वो कर सकती है किसी फाइलर के खिलाफ। और लेकिन ये चीज़ उन्होंने जरूर लिख दी है उसके अंदर कि अगर इसका कोई कनेक्शन किसी तरीके से जज साहब के साथ हो जाता है, फिर वो यकीनन वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास चला जाएगा वापस और वो फिर फैसला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल करेगा। ठीक, भाई साहब, शरियार साहब ये फरमाएगा कि अब यानी कि ताल्लुक उस वक्त तक नहीं है जब तक कि FBI कोई डिमांड या कोई क्वेश्चन उनके आगे ना रखे जज साहब के सामने। जी उसमें जो समझ आती है जो शॉर्ट ऑर्डर से मेजॉरिटी व्यू, और एक तो जब हम मेजॉरिटी व्यू की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल हम पे लाजिम है कि हम बात करें जो इख्तलाफी नोट आया है, एडिशनल नोट एंड इख्तलाफी नोट जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मकबूल बाकर साहब एंड जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने जो नोट लिखा है, दैट इज फुल ऑफ क्लैरिटी। वो एक तारीखी नोट साबित होगा और एक्सपेक्टेशन तो ये भी है कि जो थोड़ा सा सुकम रह गया है वो डिटेल जजमेंट में मेजॉरिटी व्यू में भी फर्दर क्लैरिटी सारों की रहनुमाई के लिए मिलेगी। जहाँ तक आपका सवाल है उसमें यही कंक्लूजन तो यही है कि एज लॉन्ग एज FBI कोई ऐसी फाइंडिंग नहीं देता जो जुडिशल मिसकॉन्डक्ट के ज़िम्मे में आए, वो जो इस मामले में हम यही कह सकते हैं कि कोई बेनामी प्रॉपर्टी हो और इस टाइप की बात हो, उसके अलावा वो भी फिर उनको एड्रेस करना पड़ेगा कि अगर ये 7 लाख पाउंड 2004 से बैंक अकाउंट में मौजूद हैं तो फिर ये जुडिशियल मिसकॉन्डक्ट कैसे हुआ, ये तो फिर उस जमाने में तो वो लॉयर थे, तो ये भी एड्रेस करना पड़ेगा। लेकिन अभी आज के लिहाज से तो जस्टिस काजी फाइज ईसा पे कोई इल्जाम नहीं है, कोई लीगल इल्जाम नहीं है। अब एक और क्वेश्चन भी ये रेज होता है कि जब ये प्रॉपर्टी खरीदी गई, पहला तो पॉइंट ये है कि भाई वो उस वक्त तो जज ही नहीं थे, उस वक्त वो वकील थे, तो लिहाजा इस पे ये एक भारी पॉइंट निकलता है। उसके बाद क्या मनी ट्रेल के बारे में भी बात होगी कि क्या जो उनकी अहलिया है उन्होंने इतनी रकम कहां से ली, उसकी भी बात निकलेगी? जी उन्होंने काफी हद तक एक्सप्लेन किया। इसमें मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई भी कर दूं कि जो प्रॉपर्टी की जो सोर्सेज जो वो बता रही हैं, जिस अकाउंट से पैसे ट्रांसफर हुए, वो उनकी एहलिया ने बताया कि वो 7 लाख पाउंड 2004 से उनके पास मौजूद थे। एक प्रॉपर्टी गालिबन तब खरीदी गई जब जस्टिस साहब जज थे, सो तीनों प्रॉपर्टीज नहीं, वो जब वो वकील थे, वो मैं क्लैरिफाई करना चाह रहा था। लेकिन जो सोर्सेज हैं, बिकॉज हमारा यहाँ जो एक पब्लिक जो दिलचस्पी का एक जो पॉइंट है वो तो सोर्सेज पे है ना, ज्यादा डिक्लेरेशन या इतनी टेक्निकल बात पे नहीं है, सोर्सेज है। सोर्सेज जस्टिफाई होने चाहिए सब पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के या इवन प्राइवेट पर्संस के। तो वो जो सोर्सेज हैं वो एक्सप्लेन कर रही हैं कि वो 2004 से उनके पास थे। ठीक है, और उस पे बेंच की बड़ी दिलचस्प ऑब्जर्वेशन आई है कि हम मुतमिन है सोर्सेज से मुतल्लिक भी, जिन्होंने FBI को भी मामला भेजा है, जिन मौजूद जज साहिबान ने, उन्होंने भी ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स ये कहा कि हम मुतमिन हैं जस्टिस साहब की एहलिया को। इस सारे मामले में जो डिस्कशन हुई हमारी, इसमें भाई साहब आपने बड़ा एक जबरदस्त पॉइंट रेज किया जो मुझे भी कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। मैं चाहूंगा जैसा शाइक साहब से पूछ लूं कि वो ये कि अगर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब इस सारे केस से FBI के बाद भी फाइनल क्लियर हो जाते हैं, तो फिर तो ये तय हो गया कि ये केस बनाया ही बदनीति की बुनियाद पर था। तो फिर अच्छा, इस पर फिर क्या कर सकते हैं जज साहब, इसकी क्लैरिटी लेने के लिए कि जी मुझे बदनीति पर बनाया गया था, नंबर 1 ये क्लियर होता है, ये इंफॉर्मेशंस मेरी कलेक्ट की गई हैं, उसके बाद मुझे बिला वजह मेरी हतक की गई है, यानी इस पॉइंट के ऊपर जज साहब क्या कर सकते हैं, या इस तरह का कोई माजी में प्रेसिडेंट मिल सकता है अगेंस्ट द गवर्नमेंट? क्या ये केस हो सकता है कोई? देखिए, इसमें जीत तो जुडिशरी की हुई है, ये जुडिशरी हैज कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स कि आप बिला वजह किसी जज को तंग नहीं कर सकते। आप इस
ये आर्टिकल 209 जो है जो जैसे एक मिनट, जैसे आई एम सॉरी, एक मिनट रुकिए, मैं बैरिस्टर साहब से इसका पॉइंट ले लूं, फिर मैं आपकी तरफ आता हूं, इसी का आंसर लेता हूं। जी बैरिस्टर शहरयार साहब, शहरयार साहब, शहरयार साहब से रब्ता बंद कर। बैरिस्टर साहब, अब आप सवाल का जवाब दीजिएगा। आखिरी सवाल आपसे करना है मैंने, आखिरी सवाल, क्या रेफरेंस मुस्तरद करने के बाद जस्टिस काजी फाइज साहब हुकूमत के खिलाफ केस कर सकते हैं? क्या इस तरह का कोई प्रेसिडेंट मिलता है, यानी इसको टोटल कंप्लीट होने के बाद? जो है ना, उनकी वाइफ और FBI, अगर वो FBI समझता है कि उनकी वाइफ ने कोई गलत काम किया है या उन्होंने सही रिटर्न नहीं फाइल की, तो FBI जो है अंडर द नॉर्मल लॉज, इनकम टैक्स लॉज, उनकी वाइफ के खिलाफ प्रोसीडिंग्स कर सकती है, जो किसी इनकम टैक्स जो पे होता है उसके खिलाफ कर सकती है। जहाँ तक कि काजी फाइज ईसा साहब का ताल्लुक है, वो इस चीज़ से बाहर है। लेकिन अगर कोई चीज़ उनको कनेक्ट करती है, वो एक अलग चीज़ है। तो वो उन्होंने हमेशा से कहा है कि मेरे साथ कोई ताल्लुक ही नहीं, मेरे कनेक्शन कोई। तो मेरे ख्याल में जहाँ तक कि फाइज ईसा साहब हैं, वो तो इस चीज़ से बड़ी जमा हो गए। अब उनकी वाइफ और FBI का मामला चल रहा है, अब वो देखें वो उसका क्या रिजल्ट होता है बाद में। लेकिन वो फाइज ईसा साहब तो इस वक्त बड़ी जमा है। ठीक है, डॉक्टर इकराम साहब मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर इकराम साहब, ऑल राइट, बल हमारा टाइम भी बताया जा रहा है कि कंप्लीट हो गया। बहुत सारे पॉइंट रेज हुए, लेकिन जो बैरिस्टर शहरयार साहब ने जो चंद पॉइंट रेज किए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका मुझे अभी तक सही तरह से आंसर नहीं मिला है। किसी और प्रोग्राम में मजीद इस पर डिस्कस करेंगे कि अगर वो क्लियर हो जाते हैं जज साहब इस सारे मामले से, तो फिर उसके बाद क्या ये फिर आगे से आगे होता जाएगा? हमारा अब तक का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।